बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस कर रहे थे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को, तो उसमें आज हम जो है वो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाए, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सिंथेसिस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स दैट डू नॉट कंटेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन देम। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, उन्हें हम कह देते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आसान लफ्जों में हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिस्ट्री की स्टडी करें, उनकी स्ट्रक्चर की, कंपोजिशन की, सिंथेसिस की, प्रॉपर्टीज की, रिएक्शंस की, तो वो हमारे पास जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कहलाएगी। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं हमारे पास? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास मेटल्स आ सकते हैं, नॉन मेटल्स आ सकते हैं, हमारे पास इसके बाद साल्ट्स हैं जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसके अलावा हमारे पास एसिड्स हैं, बेसिस हैं। तो ये सारे के सारे आपके पास जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ यूजेस भी देख लेते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम फ्यूल के तौर पे यूज कर सकते हैं। फ्यूल का मतलब है कि हम जो है इन्हें फ्यूल जैसे जलाया जा सकता है इनको, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म की बैटरीज के अंदर आपको पता है एसिड्स और बेसिस यूज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है इनको मुख्तलिफ जो है वो इंडस्ट्रीज के अंदर भी जो है वो एसिड्स और बेसिस को जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये एज अ मेडिसिन भी जो है वो हम वैसे तो मोस्टली मेडिसिन जो है वो ऑर्गेनिक इन नेचर होती हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी मेडिसिन जो है वो बनाई जाती हैं। इसके बाद आ जाते हैं पिगमेंट्स। पिगमेंट्स क्या होते हैं? पिगमेंट्स को अगर मैं एक आसान लफ्ज में बताऊं, पिगमेंट्स को कहते हैं हम कलरिंग एजेंट्स। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम मुख्तलिफ किस्म के कलर देने के लिए भी जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जो है हमारे पास हम कपड़ा रंगने वाली दुकानें होती हैं, ठीक है। तो वहां पे मुख्तलिफ किस्म के इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो यूज हो सकते हैं टू कलर द थिंग। इसके बाद हैं सरफेक्टेंट्स। सरफेक्टेंट्स हम कहते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट्स, ठीक है। ऐसे एजेंट्स, ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देते हैं। मिसाल ले लें, हमारे पास जो है वो सर्फ, ठीक है, जो हम घरों में कपड़े धोने के लिए जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। ये एक सरफेक्टेंट की एग्जांपल है हमारे पास, ठीक है। तो उससे हमें पता है कि कपड़े आसानी से धुल जाते हैं क्योंकि उससे पानी की जो है सरफेस टेंशन कम हो जाती है। इसके बाद बात की जाए कोटिंग्स, ठीक है। कोटिंग का क्या मतलब होता है? हम इसकी छोटी सी मिसाल लें, पेंट, ठीक है। तो पेंट्स की भी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर भी होते हैं, इनऑर्गेनिक इन नेचर भी होते हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम जो है वो कोटिंग के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि मैंने आपको बताया, हम जो है वो एक कोटिंग जो है, कोटिंग कहते हैं एक चीज के ऊपर किसी दूसरी चीज की लेयर चढ़ाना, तय चढ़ाना। तो जैसे हम पेंट करते हैं चीजों को। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात की जाए, हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की जो स्टडी करेंगे, ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन अदर देन इट्स सिंपल साल्ट्स, जैसा कि कार्बोनेट्स हैं, ऑक्साइड्स हैं, कार्बाइड्स हैं, कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स। कार्बोनेट्स की मिसाल लें, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड। तो ये सारे भी आपके पास देखें, इसके अंदर भी कार्बन मौजूद है, इसके अंदर भी कार्बन मौजूद है, इसके अंदर भी कार्बन मौजूद है। हालांकि ये भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, बट ये क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ज्यादा मैच करती हैं, तो इसी वजह से हम इनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही डील करते हैं। और इनके अलावा बाकी जितने भी कार्बन कंटेनिंग या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स वाले जो कंपाउंड्स हैं या कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन,
तो उनको हम जो है वो किसके अंदर स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, इसकी अगर हम एग्जांपल डिस्कस करें तो हमारे पास नेचर में जो है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिन नेचुरल शुगर्स भी कहते हैं, हमारे पास ग्लूकोज है, इसके अलावा हमारे पास प्रोटीन्स हैं, डीएनए है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो न्यूक्लिक एसिड्स हैं, सॉरी लिपिड्स हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। तो आप अगर देखें तो हमारी पूरी की पूरी बॉडी का जो 50% जो वेट है वो तो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसी तरह हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटीन पाई जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दे आर फाउंड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ठीक है। जितनी भी इस दुनिया के अंदर जिंदगी एग्जिस्ट करती है उसके अंदर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो नजर आएंगे, ठीक है। एंड आर एसेंशियल फॉर लाइफ, और ये जिंदगी के लिए अहम भी हैं। ऐसा नहीं है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो अहम नहीं है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा अहम है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स, ठीक है। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक इन नेचर है। स्कोप, इस ब्रांच का स्कोप क्या है? स्कोप किसे कहते हैं? द एरिया दैट समथिंग कवर्स। फॉर एग्जाम्पल एक आपके पास जो है वो हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, तो वो जो है वो अपने एरिया के अंदर रहते हुए हार्ट के ऑपरेशन करेगा या हार्ट डिजीज के रिलेटेड जो है वो आपको मेडिसिन तजवीज करेगा। इसी तरह ही ये उसका एरिया है, ये उसका फील्ड है। इसी तरह ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक फील्ड है, ठीक है, एक स्कोप है कि ये एरिया है इसका, ये चीजें हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। तो हम इसके अंदर जो है वो पेट्रोलियम जो जमीन से हमारे पास जो है वो पेट्रोलियम निकलता है, ठीक है, जाहिर सी बात है उसमें से हम पेट्रोल को और गैसोलीन, इसके अलावा कैरोसिन ऑयल, मट्टी का तेल है, ठीक है, डीजल ऑयल, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हम इस पेट्रोलियम से अलग करते हैं। पेट्रोकेमिकल जो है हमारे पास नाम से ही जाहिर है, ऐसे केमिकल्स जो हम पेट्रोलियम से हासिल करते हैं, ठीक है। तो उनकी भी स्टडी है और उनसे हम मजीद आगे चीजें बनाते हैं पेट्रोकेमिकल से। इसके अलावा हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या मेडिसिन इंडस्ट्री है जितनी भी, वो ज्यादातर हमारे पास ऑर्गेनिक इन नेचर है। तो आसान लफ्जों में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी है। इसमें हम इनकी सिंथेसिस भी देखेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं, हमारे पास है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। नाम से ही जाहिर है, इन्वायरमेंट कहते हैं माहौल को, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करेंगे, इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमिना अकरिंग इन दिस प्लैनेट, या हम इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो एक टर्म आई है दैट इज साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी क्या होती है? अच्छा, जो साइंस है इसके अंदर अगर आप कुछ भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका एक तरीकेकार है। सबसे पहले जो है एक मेथड है, उसमें सबसे पहले आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर हाइपोथेसिस, उसके बाद आप जो है वो डिडक्शन, और उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन, और उसके बाद जो है वो आप अपने रिजल्ट्स को जो है वो रिपोर्ट करते हैं। तो एक पूरा एक सिस्टमैटिक मेथड है। उस मेथड के जरिए आप जो है वो चीजों को स्टडी करते हैं और फिर अपने रिजल्ट्स को जो है वो सबमिट करवाते हैं, या वो बाद में जो है वो प्रिंट करवाते हैं, या जर्नल्स या आर्टिकल्स में आप अपने पेपर जो है वो पब्लिश करवाते हैं। तो इसको आप कहते हैं साइंटिफिक स्टडी, या आसान लफ्जों में सिस्टमैटिक स्टडी है ये। तो सिस्टमैटिक स्टडी है एक किसकी? केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमिना अकरिंग इन नेचर या इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे माहौल में जो भी केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, फिनोमिना कहते हैं प्रोसेसेस को, इवेंट्स को, ठीक है। केमिकल की मिसाल ले लें, केमिकल फॉर एग्जांपल जो है हमारे पास जो है वो हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर से रिएक्ट करती है, और हमारे पास जो है वो कार्बोनिक एसिड H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना देती है, ठीक है। तो ये आपके पास एक केमिकल प्रोसेस है।
ठीक है, केमिकल रिएक्शन है जो हमारी इन्वायरमेंट के अंदर हो रहा है। बायोकेमिकल फिनोमिना की मिसाल ले लें, डीकम्पोजिशन, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं उनको या जो डेड प्लांट्स हैं, डेड एनिमल्स हैं, ठीक है, उनको बैक्टीरिया जो है, मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया वो डीकम्पोज करते हैं। तो ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। केमिकल प्रोसेस में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, इसमें केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं। बायोकेमिकल प्रोसेस में केमिकल भी प्रोसेस हो रहा होता है और साथ ही साथ इसके अंदर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह की इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी डीकम्पोजिशन की। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो है इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, इट इज अ स्टडी ऑफ सोर्सेस, रिएक्शंस, इफेक्ट्स एंड फेट्स ऑफ केमिकल स्पीशीज इन एयर, वाटर और सोइल। तो हम जो है मुख्तलिफ किस्म की केमिकल जो स्पीशीज हैं, ठीक है, जो हमारे पास इन्वायरमेंट के अंदर जा रही हैं, हमारे पास एयर के अंदर जो है वो रिलीज हो रही हैं, या वाटर के अंदर हैं, या सोइल के अंदर हैं, तो हम उन केमिकल स्पीशीज की, हम उनकी क्या क्या चीजें स्टडी करते हैं, हम उनके सोर्सेस के, वो आ कहां से रही हैं वो चीजें, वो केमिकल स्पीशीज, उनके रिएक्शन, वो हम जो जो केमिकल स्पीशीज हैं हमारी इन्वायरमेंट के अंदर जाकर कौन कौन से रिएक्शन कर रही हैं, ठीक है, इनकी हम मिसाल भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फिर उन रिएक्शन के नतीजे में, उन केमिकल स्पीशीज के नतीजे में हमारी इन्वायरमेंट के ऊपर या इंसानों के ऊपर, लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं। एंड लास्ट वन, फेट्स ऑफ केमिकल स्पीशीज। फेट का मतलब है कि जब एक केमिकल स्पीशी इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज हो गई तो उसकी फेट क्या होगी, उसकी किस्मत क्या होगी, वो कितनी देर इन्वायरमेंट में रहेगी, या इन्वायरमेंट में जाके उसके साथ क्या बनेगा। स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द एनवायरनमेंट। हम इंसानी सरगर्मियों के असरात भी जो है वो डिस्कस करते हैं, किसके ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, ये जो अभी मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया है, ये वाला और ये वाला, इसको एक मिसाल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम क्या कर रहे हैं कि लगातार एसी, एयर कंडीशनर और हमारे पास जो है वो रेफ्रिजरेटर्स वगैरह चला रहे हैं। अब एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर्स के अंदर एक केमिकल यूज होता है, उसे हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। वो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं या क्लोरीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या करते हैं, इंसानी एक्टिविटीज की वजह से, एसी हम ही चला रहे हैं, इसके अलावा हमारे पास जो है रेफ्रिजरेटर्स भी हम ही अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं, इंसानी एक्टिविटीज की वजह से वो जो सारे गैसेस हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड्स, वो इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो रिलीज हो जाते हैं। अब ये हो गए सोर्स, ठीक है, कि हमने एक पोल्यूटेंट को, एक पोल्यूशन काजिंग एजेंट को इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज कर दिया, ये इंसानी एक्टिविटी ही है, ठीक है। उसने इन्वायरमेंट के अंदर जाके रिएक्ट किया और हमारी जो है वो ओजोन को, ओजोन की लेयर को, ये ओजोन जो है एक ऑक्सीजन की जो है वो लेयर है, कुदरती तौर पर आसमान में, नेचर में एग्जिस्ट करती है, ये हमें सूरज की हार्मफुल, सूरज की खतरनाक शुआओं से बचाती है, ठीक है। तो ये जो क्या करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड, उस ओजोन के साथ जाके रिएक्ट करता है, ठीक है। रिएक्शन करने के बाद उस ओजोन की लेयर को पतला कर देता है, बारीक कर देता है। अब होगा क्या, उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट ये होता है कि वो जो सूरज की खतरनाक शुआएं हैं वो जमीन पे आती हैं, वो कैंसर काज कर सकती हैं, इसके अलावा और भी प्लांट्स के जो लाइफ साइकिल है उनको तबाह कर सकती हैं और हमारी इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर सकती हैं। अच्छा, इस केमिकल स्पीशी जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, जो कि क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसकी जो फेट क्या होगी फिर, ये एक जो क्लोरीन मॉलिक्यूल का फ्री रेडिकल है, वो क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल है वो क्या करेगा कि वो तकरीबन लाखों ओजोन के मॉलिक्यूल्स को जो है वो तबाह कर सकता है, एक क्लोरीन का जो है वो फ्री रेडिकल, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो जल्दी खत्म भी नहीं होगा, उसकी फेट जो है वो ये है, उसकी किस्मत ये है।
तो हमने देखा कि सबसे पहले हमने सोर्स डिस्कस किया क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्लोरीन कंट्रोलिंग कंपाउंड का, फिर वो एनवायरनमेंट में जाकर रिएक्शन कैसे करता है, फिर उसका इफेक्ट क्या है और फिर उसकी फेट क्या है, और ये सारा का सारा जो है वो किसकी वजह से हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। अच्छा, लास्ट वन इसके अंदर हम क्या करते हैं, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, ये हमें समझने में मदद देता है क्या, कॉजेस वजूहात, इफेक्ट्स असरात एंड सॉल्यूशंस और हल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। तो हमारे पास जो है मुख्तलिफ किस्म की एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, इसके अलावा सॉइल के अंदर जो पोल्यूशन है, ठीक है, तो हम उसके सोर्सेज को, उसकी काजेज, उसकी वजूहात को, उसके इफेक्ट्स को, ठीक है, डिस्कस करते हैं और फिर हम जो है उससे जो है वो मुख्तलिफ किस्म के सोल्यूशन निकालते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पोल्यूशन जो है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से एक पोल्यूशन हो रही है, ठीक है, तो आजकल जो है साइंटिस्ट ने क्या किया है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रेफ्रिजरेटर्स के अंदर जो है वो यूज नहीं करते, उसकी जगह पे किसी और गैस को रिप्लेसमेंट के तौर पे यूज किया जाने लग गया है। तो ये क्या है कि अगर हमें पता ही ना होता कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से पोल्यूशन हो रही है तो हम उसका सोल्यूशन भी नहीं निकाल सकते थे। तो ये सारा कुछ जो है हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर जो है वो स्टडी करते हैं। आसान लफ्जों में हम अपने माहौल के अंदर होने वाले केमिकल और बायोकेमिकल चेंजेस को जो है वो स्टडी करते हैं। इसके बाद आ जाती है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। आसान लफ्जों में एनालिसिस ऑफ सब्सटेंसेस, हम चीजों का तज्जिया करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, इन्वॉल्व्स सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल्स। हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेपरेशन करते हैं, ठीक है। एक हमारे पास मिक्सचर है किसी भी सैंपल का, ठीक है, तो उसकी हम करेंगे सेपरेशन, उनमें से चीजों को अलग-अलग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन, क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, कि हम पता चलाते हैं कि ये जो सैंपल है इसके अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं, ठीक है। एंड थर्ड वन हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन। अब हमने पता चला लिया कि कौन कौन से केमिकल मौजूद हैं, तो फिर हम जो है डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल्स, हम उन चीजों की, उस सैंपल के अंदर जो जो चीजें मौजूद हैं उनकी मिकदार का भी पता चलाते हैं, इसे कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो इन शॉर्ट हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ किस्म के टूल्स को यूज करते हुए दो किस्म के एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट वन इज क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड सेकेंड वन इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम पता चाहते हैं कि कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं हमारे सैंपल मिक्सचर के अंदर, और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम पता चलाते हैं कि उनकी मिकदार कितनी है। फॉर एग्जांपल पोल्यूटेंट्स इन वाटर, हमने अगर पानी के अंदर पता चलाना है कि पोल्यूटेंट्स की मिकदार कितनी है, पोल्यूटेंट्स पोल्यूशन काजिंग एजेंट्स, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वो वाटर से उन पोल्यूटेंट्स को जो है वो सेपरेट करने का तरीका निकालेंगे, ठीक है। उसके अलावा सेपरेशन के बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं, और फिर जो है हम उनकी कंसंट्रेशन जो है वो स्टडी करेंगे पोल्यूटेंट्स की कि कितनी मिकदार है। अब आजकल क्या हो रहा है, नाउअडेज it generally involves the use of modern and sophisticated instruments to analyze matter। आजकल जो है हम मॉडर्न टूल्स यूज कर रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स। सोफिस्टिकेटेड का क्या मतलब होता है, एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो आजकल जो है हम यूज कर रहे हैं मैटर की एनालिसिस के लिए, तज्जिया के लिए, एनालाइज के लिए। फॉर एग्जांपल माइक्रोस्कोप्स आजकल यूज हो रही हैं, एक्सआरडी मशीन जो है वो आजकल यूज हो रही हैं, एक्सआरडी एनालिसिस, एक्सरेज की मदद से हम जो है वो एनालिसिस करते हैं, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी। इसके अलावा और भी बहुत सी जदीद मशीनें जो है वो हमारे पास जो है वो आ गई हैं। तो दैट वाज अबाउट जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री।